करेंगे ब्रिक्स समिट की, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और एक दफ़ा फिर से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे मीठे गहरे दोस्त चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन इंडिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। कश्मीर की दोस्ती कहाँ तक हमें ले गई है कि हर जगह हमें जो है इंडिया का सामना करना पड़ा और इंडिया हमें हर इंटरनेशनल फोरम से आइसोलेट करता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। सो अब हमसे बात करते हैं कि क्या इंडिया के होते हुए पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फोरम का आपको देखना पड़ेगा ये हो क्यों रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ ये इसलिए हो रहा है, पाकिस्तान एक कंट्री है जिसमें इकोनॉमी बिल्कुल इनकी तबाह बर्बाद है, क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, ठीक है, पाकिस्तान कंट्री गुजर रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई दुनिया में आप कहीं देखोगे ऐसा कि आपकी जो मुल्क की सबसे ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो तोड़ रही है उसको। हाँ, ऐसा ये हम बेशक इधर कहा जाए कि ना बोलो, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है इसको, पूरी दुनिया में हेडलाइंस भी चल रही हैं, इंडिया में चल रही हैं। भाई बहुत आवाज़ उठाई जा रही है कि एक पार्टी है, आपकी सबसे फेमस पार्टी, इसको तोड़ा जा रहा है। तो इसका क्या इमेज जाएगा? लोगों को कहा जा रहा है कि आप इमरान खान से पीछे हट जाएं, इनसे तल्लुकात ना रखें और एक सिस्टमैटिक वे से तोड़ा जा रहा है। तो भाई बहुत ज्यादा डर्टी हो चुकी है। लेकिन इंडिया देखिए एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा है, बाकी कंट्रीज भी एक अच्छी पोजीशन पे है, जैसे रशिया, चाइना की मैं बात कर रही हूँ। अगर इन 3 कंट्रीज की बात करते हैं तो क्या समझते हैं इंडिया वीटो इस वजह से कर रहा है कि हम कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ रही है? इंडिया वीटो इस वजह से कर रहा है कि ये मुल्क जो है हमारे लेवल का नहीं है, इनकी सियासत और हमारी सियासत या इनकी पॉलिसीज हमारी पॉलिसीज में फ़र्क है, या फिर वो हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करता? हमें बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, वो हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करते। और दूसरी साइड पे जो कंट्री ऐसी थर्ड क्लास कंट्री हो, कहना नहीं चाहिए, हमारी अपनी कंट्री हमें फख्र है, लेकिन जो थर्ड क्लास काम हो रहे हैं इधर, भाई कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी नहीं चाहेगी। तो चाइना ने हमें थोड़ा सा धक्का लगा के अंदर करने की कोशिश करता है, इंडिया टांग मार के बाहर निकाल लेता है। भाई ये इस दफ़ा भी ऐसे ही है। ये पाकिस्तान पहले 2021-22-20 से कोशिश करता आ रहा है इंडिया ब्रिक्स में एंटर हो जाए, इंडिया बैठने नहीं दे रहा। ये आगे भी इंडिया करता रहेगा, पाकिस्तान को निकालता रहेगा बाहर और पाकिस्तान को नहीं बैठने देगा। क्यों इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, क्या वजह है? इतना बड़ा मुल्क है, साउथ अफ्रीका को इंडिया सपोर्ट करता है, श्रीलंका को करता है, लिबनान देख ले, और भी बेशुमार कंट्री, अफगानिस्तान। अगर आपने वो तो मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा था, पाकिस्तान के छोड़ के अगर इंडियन साइड पे जाएं, आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने सबसे पहले देखा कि जो वर्ल्ड में 2 सुपर पावर इस टाइम चल रही है, चाइना और अमेरिका। ठीक हो गया भाई चाइना जो कंट्रीज है उनको कह रहा है कि भाई आप मेरी तरफ आओ, और जो अमेरिका कह रहा है 2 ब्लॉक्स हैं। तो भाई इन 2 ब्लॉक्स के दरमियान में दुनिया वादे देख रही है कि एक और कंट्री उभर रहा है, वो इंडिया है। भाई इंडिया अब लोगों को कह रहा है, पहले इंडिया ने नेहरू से लेके और मोदी तक कहता रहा है कि भाई हम न्यूट्रल हैं। अब इंडिया कह रहा है कि भाई हमारी साइड पे आओ, हम साउथ एशिया की सुपर पावर आने वाली हम हैं, जो साउथ रीजन है, नेशन के करीब मेंबर ज्वाइन कर लिए उनको। जो दुनिया का साउथ रीजन है भाई, उसका एक लीडर है इंडिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया कंट्रीज़ को कन्विंस भी कर रहा है कि इंडिया के लोग हमारी तरफ आएँ और कंट्रीज हमारी तरफ आएँ और हमें ज्वाइन करें। सोशल मीडिया है, इंडिया कभी भी, जैसे हमारी ये आज की जो गवर्नमेंट है बड़ी कोशिश कर रही है दोस्ती की, तो इंडिया भी तो देख रहे हैं ना कि बच्चों को हमारे खिलाफ हेट पढ़ाते हैं और फिर हमारे साथ ही बायलैटरल टॉक का आगाज़ होता है। तो वो इंडिया वाले तो कहते हैं कि भाई दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं चल सकती। देखिए वो भी यही करते हैं ना। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जो है अमन की आशा की एक वो चली थी, जियो नेटवर्क ने वो चलाई थी, इंडिया भी ऐसा ही करता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान कोई अच्छा दोस्ती हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उधर इंडिया से एक ऐसी हरकत आ जाती है कि वो फिर पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होता। जैसे उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म किया था। तो वो कह रहे हैं हमारा पार्लियामेंट हक था, आईनी हक था, ठीक है, हमारा हक था। अब देखिए, अब हम जो है या सारे मुसलमान, अगर मुसलमानों की देखा जाए, इंडिया में ना औकाफ की ज़मीन है तकरीबन 20,000 कनाल ज़मीन। वो इंडिया कह रहे हैं कि हम इसको ना
रेगुलराइज कर देंगे और वो मुसलमानों से छीन लेंगे। अब हम कह रहे हैं कि एक बाबरी मस्जिद ख़राब हो गया था, अगर वो वाली पॉलिसी या आईनी तरमीम हो जाती है तो इंडिया की सर, तकरीबन ये 20 वक्फ बोर्ड की आप बात करें, डेफिनेटली वक्फ बोर्ड ने इतनी हर महंगी जमीन को कब्जा किया हुआ, ठीक है, और आज तक उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, मुसलमानों के लिए कोई अच्छी जो चीज़ नहीं बनाई। बस जहाँ जहाँ महंगी ज़मीनें होती है मदरसे और मस्जिदों के नाम के ऊपर ना वो बस चंदे बटोर रही हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का, मैं भी वक्फ बोर्ड के जो है कैंसिलेशन में एग्री करती हूँ, इवन दो मैं पाकिस्तान से हूँ, कि भाई जिसने मुसलमानों को कभी 2 रुपए का फ़ायदा ही नहीं दिया और जितने भी उसके मेंबर थे बिलियनियर बने बैठे हैं, इसका जवाब भी है, इसका जवाब भी है। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उसमें जो मिसाल के तौर पर माइनॉरिटीज़ होती है वो टारगेट हो जाती है, सारी दुनिया में हाईलाइट हो जाती है। अब जो वक्फ वाला मामला है, इंडिया की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इतनी वो स्ट्रांग है कि वक्फ वाला जो मसला है वो हाईलाइट ही नहीं होता। तो सर काम किया ना मीडिया पर, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मुसलमान के पास तो होना चाहिए ना, कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा करे। जबरदस्ती का तो नहीं होना चाहिए ना। अब किसी के वक्फ बोर्ड का काम क्या है दोस्तों, कि कोई भी जमीन हाथ रख दे कि ये हमारी है तो बस उसकी है। मैं बताता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे आर्टिकल 370 कश्मीर में वो वाला मसला आ गया, वक्फ वाला आ गया, तो फिर ऐसा ही जो है मुसलमानों के खिलाफ शिकंजा जो है वो मजबूत करता जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी भी हमारी जिम्मेदारी है, इस्लाम की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम इस्लाम का इंडिया के मुसलमानों ने तो पाकिस्तानी मुसलमानों को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। आज तक कौन है 1947 के बाद? एग्जैक्टली, मतलब हम एक ऐसी पैराडाइज में जी रहे हैं जो सिर्फ हमें नजर आती है। फैंटेसी में क्यों नहीं? और मजहबी लेंस से हमने बेड़ा गर्क किया हुआ अपना। मैं इस बात पे आता हूँ, मिसाल के तौर पे सारी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा तरक्की किसने की है? अब हम मुसलमानों की अगर देख ले, गल्फ रीजन, सऊदीया देख लो, वो 230 विजन के लिए वो क्या क्या नहीं करे। एक हम है कि हर चीज को इतना वो हम सेंसिटिव करते हैं, हम हर चीज को इतना कंप्रोमाइज कर देते हैं कि लोग डर जाते हैं। अभी भी जो है हम दोनों शायद ये सोच रहे हो कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि आवाम जो है वो बेपर जाए। सारी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हमने सब चीजों का टैकल लिया हुआ है। एक्सट्रीमिज्म बढ़ गई ना, सीधी बात है। मजहबी एक्सट्रीमिज्म इस मुल्क के अंदर ऐसी है, और ब्लास्फेमी के जो लॉ है उसको लोगों ने इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया हुआ है कि कोई भी किसी की भी कहीं पे भी जान ले लेता है। मैं अपनी एक दोस्त की मिसाल देता हूँ, उन्होंने स्टेटस लगाया था कि रेड लाइन 295C, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या होता है? कह रहे पता नहीं। मैंने कहा लगाया क्यों है? अच्छा, उनको ये नहीं पता कि 295C है क्या? मैंने कहा बताओ तो सही। तो उनको नहीं पता था, उन्होंने लगाया क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेंड चल रहा था, तो उसी ट्रेंड में वो भी आ गया। उनको नहीं पता। मिस्र एक मशहूर अदीब है, नजीब महफूज नाम है, वो जो है नोबेल लॉरेट भी है। तो एक दफ़ा ना उस पर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने ब्लास्फेमी की हुई है। तो वो लड़का भी आ गया, अदालत में उनसे पूछा गया कि जी आपने नजीब महफूज की कौन सी किताब पढ़ी है? कह रहा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी हुई है। तो उसमें उन्होंने कहा अच्छा आपने इसलिए नजीब पे हमला किया। तो इस तरह हमारा भी है, बस हम सुनी सुनाई बातें, ट्रेंड चल गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड आ गया, बस उसकी जिद में आ गए और हमें पता नहीं 295C है क्या। आप रिसेंट मीडिया उठा ले, एक हफ्ते में उसमें 4 वाक़यात हो गए। सिंध में भी हो गया ब्लास्फेमी, उसमें केपी में भी हो गया और बलूचिस्तान में भी हो गया। ये सारी चीज़ें तो आप ये कहते हैं ना कि मुल्क के अंदर शऊर और एजुकेशन मियारी होगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना शुरू होगी। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब लीडरशिप की बात करते हैं, ब्रिक्स की हमने बात की, पाकिस्तान की बड़ी माजी में गलतियाँ रही हैं और अब प्रेजेंट हमारा इतना कोई शानदार है नहीं कि कोई हमें देखे। सवाल ये है कि एक लीडर मोदी साहब हैं और एक लीडर हमारे जो है शहबाज शरीफ साहब हैं। आज तक देखिए, अगर मैं पिछले 10 सालों की बात, चलो 2 हुकूमतों की बात करती हूँ, हमें तो कभी किसी अमेरिका की तरफ से इनविटेशन नहीं आता, ठीक है। और मोदी साहब कितनी दफ़ा अमेरिका जा चुके हैं और अभी इवन दो वहाँ पे इलेक्शन है और ट्रम्प कह रहा है कि एक फैंटास्टिक बंदे से मैं मिलने जा रहा हूँ, मोदी साहब। तो सर आप सोचें एज अ, मतलब अगर हम सोचें कि अगर हम इंडियंस होते और हमारे वज़ीर आज़म के लिए ऐसे बात हो रही, तो इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में है, फिर पाकिस्तानी भी देख लें, इंडियंस अपने मुल्क के अंदर है, उनके लिए कितनी प्राउड की बात है। मतलब लीडरशिप आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। मिस मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो बात लास्ट में मैं बताऊंगा। देखिए पाकिस्तान में जो लीडरशिप है मोदी के, आप देख लें सारी दुनिया में उसकी इज्जत है। आजकल दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो है यूक्रेन रशिया का। उसमें इंडिया का अजीत दोवल जाके रशिया को मना रहा है कि जंग खत्म कर दे, और ये यूक्रेन में भी जाके यूक्रेन में भी जो है वो जपिया डाल रहा है। ये इंतहाई बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि अजीत दोवल जैसा बदनाम जमाना एक स्पाई वो उधर जाके वो रशिया को भी मना रहा है और यूक्रेन को भी मना रहा है, ठीक है। अब अपना जेम्स बॉन्ड कहते हैं, मैंने कहा ना स्पाई मास्टर। अब वो जा रहा है और सारे 55 मुसलमान ममालिक में कोई ऐसा टक्कर का बंदा नहीं है कि जाके वो साल एग्जैक्टली। तो अजीत दोवल ये एक इंतहाई बहुत बड़ी कामयाबी। आप प्रीवियस मंथ 2 मंथ पहले देख ले, वो जो मुकेश अंबानी की शादी थी उसमें प्रीवियस कोई 50x प्रेसिडेंट आए हुए थे, वज़ीर आज़म आए थे, सारे खिलाड़ी, उसमें बिलियन रुपए खर्च हो गए। क्यों? क्योंकि लोग आना चाहते हैं इंडिया में, जो है वो ऐसी एक माहौल बनाया हुआ है, उसमें जो है आप सरमायाकारी वगैरह आती है। अच्छा हम लीडरशिप की तरफ आते हैं। मैं बात को कंक्लूड करूँगा कि
कि बिगर कांट बी अ चूज़र, बिगर कांट बी अ चूज़र। ये सारी बात पे मिट्टी फेर दी है। बस ये बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर हम किसी, क्योंकि जो है पालतू जानवर के लिए रस्सा जो है वो मालिक तय करता है कितना देना चाहिए। और हमारी स्टेट के ऊपर एक स्टेट है, स्टेट है, हाँ वो जानते हैं कि वो क्या है, कंपनी। अभी भी हमारे पास अगर सारे मिलके बैठ गए ना, इसमें सबसे बड़ी वजह यह होती है कि तमाम आल पार्टीज़ जो होती है, सियासी जो मेजर पार्टीज़ है ना हमारे पाकिस्तान की, PTI हो गई, पीएमएल हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, सारे बैठ जाए, कहते हैं कि अगर हमारी किसी भी मतलब गवर्नमेंट हमारे बैठने से क्या होगा, इंटरनेशनल फोरम में तो पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही ना। सारे बैठ गए ना कि हमने पॉलिसी बनानी है कि 20 साल हमारी कंसिस्टेंट यही पॉलिसी रहेगी। चाइना के साथ जाना है, सही जाना है, 20 साल में मतलब ये करना है। ऐसा नहीं होता कि तुम आज चाइना के साथ जा रहे हो, कल को ये हुकूमत जाती है, PTI जाती है तो कहेंगे नहीं चाइना के साथ नहीं जा रहे, हम तो किसी और सिमत में जा रहे हैं। मसला पाकिस्तान का यही है। बाकी जो है हर एक अलायंस जो है वो तो मतलब अलायंस का मतलब ये होता है कि मुल्क इसमें पार्टिसिपेशन करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको मतलब इंकरेज करें। ये तो नहीं होता कि मतलब सिर्फ इंडिया आए तो बस सही है, इंडिया के बगैर कोई नहीं होगा। इंडिया को जितना नुकसान BJP, मोदी सरकार, इन लोगों ने पहुंचाना है ना, इतना इंडिया की सेकुलर इंडिया की तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया। ये जो मतलब इंडिया कह रहा है कि मोदी साहब की ही गवर्नमेंट में इंडिया का जो अरूज है, वो इंडिया का जो मीडिया फेम है वो ज़्यादा बड़ा है, और तभी तो तीसरी बार हुकूमत करने का मौका मिला है। ऐसे थोड़ी ना। और जिस तरह से मोदी साहब बोल्ड हैं इंडिया को लेके, डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह की स्टेटमेंट पास करते हैं, कांग्रेस का ज़माना देखिए, इससे पहले देखिए इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट इंडिया की जानिब से तो आज से पहले कभी नहीं आई। बात ये ना कि पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स में और टू द पॉइंट मतलब एक स्टांस में फ़र्क होता है। इंडिया का काफ़ी मतलब वायबल हिस्ट्री है, आप देखेंगे ना तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ रही हुई है। अब इंडिया तो टॉप 5 इकोनॉमीज में आई है दुनिया की, लेकिन मतलब जयशंकर और मोदी सरकार जो है वो इमोशंस के साथ खेल रही है। वो इमोशंस के साथ तो खेलती नहीं, वो तो कह रही है हम बायलैटरल टॉक्स करते हैं, न्यूट्रल है। नहीं, पुलवामा के बाद देख ले पाकिस्तान की मतलब पॉलिसी क्या रही उनकी, सबसे ख़राब ताल्लुकात। आपने कहा 3 बार इलेक्शन जीते हैं, 14 में जितने मतलब उन्होंने सीट्स ली है वो 200 के करीब है। 2019 में पुलवामा अटैक्स हुए, बालाकोट पे हमला हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, उसने उस चीज़ को इतना एंटी पाकिस्तान रेटरेट को इतना अपनाया मतलब वो उनके मासेस जो है वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बना के इसने 300 से ज़्यादा सीट ली। अभी भी जो राहुल गांधी ने वो इंडिया में उभर रहा है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार को इलेक्शन के बगैर हुकूमत बनाने के लिए काबिल नहीं थी। सर, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब एक सरकार बार बार सिलेक्ट होती है तो तीसरे या चौथे टेन्योर में उसको वोटर्स की समझ ले कि वो थोड़ा होता है ना कि कम वोट्स भी पड़ जाते हैं या फिर उस तरह से उसकी रीच नहीं होती। ये एक नेचुरल फिनोमिना, और हमने देखा है बड़ी हुकूमतों को कि पहली दफ़ा अच्छे वोटिंग से आ जाते, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर दोबारा से डिस्कशन करेंगे। क्या समझते हैं आप दोनों कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरह से इंडिया इस वक्त पूरे मीडिया पर, पूरे वेस्ट पर राज करता दिखा है? कभी यूक्रेन जाते हैं, अभी अमेरिका का दौरा है तो ट्रम्प पहले से कह रहा है कि फैंटास्टिक मोदी से मिलने का मज़ा ही अलग है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, कंट्री को कितना ज़्यादा वैल्यूएट करती हैं ये। हाँ, इंडिया तो मतलब ग्लोबल मार्केट है, उसके पास मतलब स्पेस है, तो इसलिए पावर जो है, ग्लोबल पावर जो है उनको मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर पाकिस्तान को अपनी वर्थ का पता चले जाए ना, पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन विद इन पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे तो रिप्रेजेंटेशन हमारी नहीं है ना। मेरा तो सवाल भी तो यही है ना, आज हम ब्रिक्स का हिस्सा बनने चाह रहे हैं, एक वक्त था कि हमने कहा कि हमें किसी इंटरनेशनल फोरम की ज़रूरत ही नहीं है, असी की करना है, सानू लोड़ ही नहीं। सही बात है, तो पाकिस्तान की गलत पॉलिसी आती है। बाकी आप देख लेना 1960s में हम सेंटो के मतलब मेंबर्स रह चुके हैं, कलीदी किरदार अदा किया है, मतलब उनके हम नहीं जाना चाहिए था, नॉन अलाइन रहना चाहिए था, लेकिन हुआ है। फिर 1970s में देख ले OIC में कलीदी किरदार पाकिस्तान अदा किया है, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई थी। उसके बाद 1980s में ज़िया वाला दौर पाकिस्तान का देख ले तो पूरे अफगानिस्तान में वो पूरी जो मतलब एक प्रो वेस्टर्न जो हम तो आज क्या है, वो तो माजी था ना। 9/11 में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। 9/11 के बाद पाकिस्तान का किरदार देख ले। आज पाकिस्तान को जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है ना कि हम अपने नाइबर्स को चेंज नहीं करा सकते, वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो या चाइना हो। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरत इस बात की है कि अपने नाइबर्स पर मतलब फोकस दे, तवज्जो दे, अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस बंद करा दे, इंडिया के साथ ताल्लुकात को मतलब वो मोदी सरकार की वजह से सही नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी कोशिश करे कि वो मतलब ज़रा से ठीक हो जाए।
चाइना आप कह के रहे हैं साथ- ताल्लुकात मोदी सरकार की वजह से ठीक नहीं हो रहे, तो क्या हमने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई है फ्रेंडली जो इंडिया को अट्रैक्ट कर सके? गलती हमारी, हम बहुत जल्दी पॉलिसीज डाल हमने देते हैं। बनाई थी, लेकिन आप देख लें 2019 के बाद इंडिया ने हमारे जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया में उस पर 220% टैरिफ ड्यूटी लगाई है। तो 200% जो तुम लगाओगी टैरिफ ड्यूटी तो कहाँ तक ट्रेड होगी? तो बंद तो किसने की थी? वो पुलवामा टैक्स को मतलब उन्होंने जवाब बना के इमरान खान साहब ने बॉर्डर्स बंद किए थे ना, इंडिया ने तो नहीं किए थे। वो तो नहीं हर जगह से हम ही फंसते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नहीं अभी भी मतलब कोई कुछ गया नहीं है। पाकिस्तान अगर अब फोकस कर लेना तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ लीडरशिप के दरमियान जो है वो कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ में आ जाए और सारे लोग मिल के बैठ के 20-30 साल के लिए मतलब पॉलिसीज़ बनाएं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छा होगा। आपको क्या लगता है कि जहां आज इंडिया मौजूद है, पाकिस्तान वहां घुसने की जिस तरह से कोशिश करता है, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, कोई माने ना माने, पाकिस्तान जो है 100 दफ़ा इनकार करे, लेकिन कहते हैं ना तारीख बदलती है और ना सच मिटाया जा सकता है। इंडिया वीटो करता है, चाइना की भी नहीं चली, अब वो पाकिस्तान तो कहता है कि भाई शुक्रिया चाइना का कि शुक्र है हम SCO में नज़र आते हैं, शुक्रिया रशिया का कि चलो ब्रिक्स में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो इन्विटेशन भी नहीं है ना भाई। इंटरनेशनल फोरम से तो इंडिया ने पाकिस्तान को रैपर की तरह उठा के फेंक दिया नहीं हुआ वो है। भी तो है, लेकिन जो SCO है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई या दीगर ब्रिक्स हो गई, तो पाकिस्तान तो सही है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस है अपनी, लेकिन पाकिस्तान भी मतलब कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जो कॉमन परसेप्शन मिलती है कि नहीं पाकिस्तान तो कोई पता नहीं क्या है, वो तो भी गलत है। लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर्स है, एक इंडिया एक पाकिस्तान है, जिनके बगैर साउथ एशिया इनकम्प्लीट है। तो आप पाकिस्तान को प्लेयर समझ, कहीं इंटरनेशनल फोरम पे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नज़र ही नहीं आते, उनको अपनी जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से फुर्सत ही नहीं है। असल में बात ये ना कि इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान का किरदार कलीदी किरदार रहा है आज़ादी से लेके अभी तक। मसला यह है कि हम लोग कभी मतलब किराए के टट्टू बन जाते हैं, कभी किसी के लिए जंग लड़ते हैं तो कभी क्या करते हैं, लेकिन मसला ये है बाकी पाकिस्तान की अगर अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाए, नॉन अलाइन मूवमेंट में जाए, मतलब ना वेस्ट के साथ जाना है ना चाइना के साथ जाना है, बल्कि मैंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड ये तो इंडिया ही कर सकता है ना, हमारी इतनी जरूरत कहाँ कि हम कहें कि भाई हम न्यूट्रल हो गए। नहीं हमने किया था 1970 में भी हमने किया था, लेकिन बाद में फिर अफगानिस्तान की वजह से हमारी पॉलिसी ज़रा सी ख़राब हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इंटरनेशनल हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें वो अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी की जो तसलसल है ना वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसमें जो खलफशार है उसकी वजह से वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनती है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। उसी फोकस की वजह से जो है वो पाकिस्तान ब्रिक्स के एज पे खड़ा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स के इनिशियल जो कंट्रीज उसमें इनरोल होने थे उसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। थोड़ा बहुत उसको जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो जैसे क्रिकेट वगैरह में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, तो इसलिए ब्रिक्स में भी वो चाहता है कि पाकिस्तान आइसोलेट तो हो। इंडिया नहीं चाहेगा तो हम कभी भी नहीं आएंगे, इंडिया के पास पावर है, इंडिया वीटो कर। बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो उनकी पॉलिटिक्स इस वक्त अरूज पे है, उनकी बात सुनती है। अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो OIC भी सुनती है, दुनिया भी सुनती है। अगर इंडिया कहता है वीटो करना है तो लोग कहते हैं ठीक है, इंडिया को मानते हैं। ये इतना ज़्यादा इस रीजन के अंदर पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इतना इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है और हमारी लीडरशिप पीछे 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 भागती नजर आ रही है। इसका रीज़न भी है। अगर हम वेस्ट बॉर्डर पे देखें और ईस्ट बॉर्डर पे देखें, हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है। कभी हमारे फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए अलग बन जाती है, इंडिया के लिए अलग बन जाती है। ठीक है, एक हमारी हुकूमत आती है वो 3 साल के लिए पॉलिसी बनाती है, वो अफगानिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन दूसरी हुकूमत आती है वो प्रीवियस हुकूमत पे वो तनकीद करती है कि इसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है, तो पॉलिसी जो है वो चेंज होती है। इंडिया की जो भी हुकूमत आती है उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, ईरान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, या वाज़ेह पॉलिसी है। रशिया, हाँ ठीक है, अब S-400 का मिसाल दे दे, कितनी बड़ी एक वॉर टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास इवन चाइना के पास नहीं है, वो इंडिया ने वो जो है अचीव कर ली है। अब पाकिस्तान जो है इसके दौड़ में आएगा। अब खित्ते में अनसर्टेनिटी आएगी, पावर अनबैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी उसमें तसलसल आए और जो भी हुकूमत हो वो चेंज ना हो, तब जो है S-400 मिलने के चांसेस भी है। जैसे वॉर हेड्स
स्टडीज़ वगैरह वॉर मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज़। वो पोजीशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि अभी तो हम IMF के प्रोग्राम से ही नहीं निकले। एक सजेशन सोशल मीडिया पे आ रही है कि पाकिस्तान को इंडिया हर जगह आइसोलेट करता है, पाकिस्तान को ऑफिशियली सरेंडर कर देना चाहिए ताकि जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हो सके। अगर पाकिस्तान उसी सियासत पर डटा रहा इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर, तो वो मुल्क 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, हर फोरम से हमें एलिमिनेट कर दिया हुआ इंडिया ने, और तीसरी बनने जा रहा है। तो क्या समझते हैं ये जो मशवरा दिया जा रहा है सोशली, ये क्या बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए मिस, आजकल अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना से ज़्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन वो भी जो है वो वॉर पॉलिसी को हट के साइड पे रख देते हैं। अब वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव देख ले, चाइना का सारी दुनिया को वो कनेक्ट कर रहा है, हर मुल्क को वो कर्जे दे रहा है, हर मुल्क को अपनी तरफ कर रहा है, लेकिन वो वॉर से पीछे हट रहे हैं। हमारे अंदरूनी कुछ ऐसे स्टेक होल्डर स्लीपर सेल्स है जो वो कहते हैं नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए और इंडिया के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए, बिजनेस बिल्कुल ना हो। आजकल के ज़माने में नोवेल हरारी एक मशहूर मुसन्निफ़ हैं, इसराइली मुसन्निफ़ है, उनकी किताब है 21st लेसन फ्राम 21st सेंचुरी। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अगर आप नेशनलिज्म और वॉर इकॉनमी ये चीज़ें साइड पे रखोगे तो आप तरक्की करोगे, अगर ये चीज़ें आप पॉलिसीज़ में शामिल करोगे और स्टेट लेवल की पॉलिसी पे शामिल करोगे तो आपका मुल्क आगे कभी भी नहीं जा सकता, और पाकिस्तान ऐसा ही है। ये जो वॉर पॉलिसीज़ हमारी है इंडिया को लेकर, क्योंकि हम पूरी दुनिया में एक ही मुल्क को दुश्मन समझते हैं इंडिया, बस। इसके अलावा हमने अपने मिज़ाइलों की रेंज भी, वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर जो थे कदीर खान ने भी कहा था मैं एक मिज़ाइल बड़ी रेंज का बना रहा था, मुशर्रफ साहब ने कहा इतनी रेंज बनाओ जो इंडिया तक जा सके। अगर जंग होती है, वैसे तो ज़माना नहीं है, तो क्या हम जीत सकते हैं इतनी बड़ी इकॉनमी और इतनी बड़ी एटमी पावर से? देखिए मिस, जंग एक अलग इशू है। अगर पाकिस्तान के आप करिकुलम में देख ले, उसके टेक्स्ट बुक में देख ले, अगर आप उसमें इंडिया को दुश्मन डिक्लेयर करोगे तो हमारे बच्चों के जहन में आएगा कि वो हमारा दुश्मन है। अगर आप बांग्लादेश को डिक्लेयर करोगे, जैसी आप रूट कॉज एनालिसिस करोगे और अपने बच्चों को जो पढ़ाओगे तो वो ऐसा ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आजकल ज़माना जो है वो बहुत आगे निकल रहा है, AI का ज़माना आ गया है। अब ये टेक्स्ट बुक वगैरह ये चीज़ें जो है वो बहुत बैकवर्ड चली गई है। तो हम जैसी अपने इंडिया के साथ, चाइना के साथ इकनॉमिकल स्टेबल नहीं होंगे, उसके साथ माशी ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क ऐसा ही रहेगा। सिर्फ $2 बिलियन होते हैं हर साल, हम जलील होते हैं। $2 बिलियन, $3 बिलियन, $2 बिलियन बेकारी बना के। अब एक इंडिया है, इंडिया की ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि पाकिस्तान की टोटल GDP से उसकी ज़्यादा टर्नओवर सालाना रहती है। अब हम हर साल $2 अरब के लिए जलील होते हैं, $3 अरब की जलील होते हैं। वजह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, और इसमें हमारी टेक्स्ट बुक और जो हमारी पाक स्टडी है उसकी एक रीज़न है।